तो यस एवरीबॉडी, अब हम करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज कंडीशंस एंड वारंटीज। और इस बार मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा और टाइम बच जाएगा इस रिवीजन वीडियो के अंदर। कंडीशंस एंड वारंटीज, व्हाट इज द कंडीशन एंड व्हाट इज द वारंटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो उसमें सेलर बायर आपस में कुछ रिप्रेजेंटेशन देंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ दावे करेंगे। ओके, तो जो सेलर अपने गुड्स के बारे में बताएगा बायर को, और बायर जो अपने पेमेंट के बारे में बताएगा सेलर को, दीज आर कॉल्ड एज द स्टिपुलेशंस। दीज आर कॉल्ड एज द स्टिपुलेशन। वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो रिप्रेजेंटेशन सेलर बायर को देगा, बायर सेलर को देगा, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिपुलेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बताई गई जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि स्टिपुलेशन है, अगर वो मीन है and which are essential to the contract and without which the contract will not continue, then such stipulations are called as the condition. Okay, then such stipulation are called as the condition. अगर इनका ब्रीच हो जाता है देन रिप्यूडिएट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है। मतलब मैंने कहा कि गुड्स इस क्वालिटी के हैं और उस क्वालिटी के नहीं हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि कोलेट्रल है, यानी ऐसे स्टिपुलेशंस होते हैं जो कि कोलेट्रल है। अब मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, अगर वो गलत भी साबित हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, बट उससे जो नुकसान होगा आप उसका डैमेज मांग सकते हैं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा? अगर हाँ, तो ऐसी स्टिपुलेशंस को क्या कहेंगे? वारंटी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, वारंटी ब्रीच के बावजूद। वारंटी के ब्रीच में आप डैमेजेस मांग सकते हो, नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मांग सकते हो। अब क्या कंडीशंस होंगी ये पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकती हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चाहे वो आपस में डिसाइड करें या ना करें, बट दे आर डिसाइडेड बाय द लॉ। दे आर implied दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल हैव these things and these are called as the implied condition. तो क्या होती है implied condition? First is the implied condition regarding the title. दैट मीन जो बेच रहा है उसके पास बेचने का अधिकार है, जरूरी नहीं कि वो ओनर हो, बट उसके पास राइट टू सेल तो होना चाहिए। सो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द सैंपल। कभी कभी सेल बाय सैंपल होती है। सेल बाय सैंपल है तो आपने सैंपल शो किया है और उसके बेसिस पे फिर आपको बाकी ऑर्डर मिलेगा। तो सेल बाय सैंपल में आप मुझे वही प्रोडक्ट देंगे जो कि आपने मुझे सैंपल दिखाया है, उससे मैच करना चाहिए और मैं चेक भी कर पाऊंगा, इसकी अपॉर्चुनिटी मेरे पास होनी चाहिए। होलसमनेस, ये ईटेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन आई ईट एनी कमोडिटी, कुछ भी मैं खाता हूं, तो देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन, देयर इज there is a belief that this is consumable. Okay, that means wholesomeness is there. I can consume this is important. तो जितने पैकेज्ड फूड आइटम है वो सब इसी बिलीफ पे चल रहे हैं कि हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले उसको लैब में ले जाओगे, चेक कराओगे, उसके बाद ही तो खाओगे ना, अदरवाइज तो फिर खा नहीं पाओगे। एक बार अगर आपके ट्रस्ट खत्म हो गया था मैगी में, कि मैगी का एग्जांपल याद होगा, मैगी में एक बार अगर ट्रस्ट खत्म हो गया तो उनको सारा का सारा माल शेल्फ से, बाजार से हटा के डिस्ट्रॉय करना पड़ा। ओके, तो होलसमनेस, डिस्क्रिप्शन, कभी कभी सेल डिस्क्रिप्शन से होती, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिस्क्राइब कर देते हैं गुड्स इस डिस्क्रिप्शन के हैं, उससे मैच करने चाहिए। कभी दोनों होते हैं, सैंपल एंड बाय डिस्क्रिप्शन, दोनों से मैच करना चाहिए। मर्केंटेबिलिटी इज द एक्सेप्टेबिलिटी, जो गुड्स आप मुझे दे रहे वेदर दैट इज एक्सेप्टेबल बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो मैं आपसे अगर एक बाइक खरीदता हूँ, नई बाइक खरीदता हूँ, उसके पैसे देता हूँ, आप मुझे स्क्रैच्ड बाइक दे रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अनमर्केंटेबल है। क्वालिटी और फिटनेस, देखिए सेक्शन 16 में लिखा है कि देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। हर व्यक्ति का अपना पर्पस अलग अलग हो सकता है, जिस पर्पस के लिए वो उसको यूज करना चाहेगा। तो इट इज फॉर द बायर टू डिसाइड, लेट द बायर बी वेयर, लेट द बायर मेक हिज चॉइस। बायर को देखने दीजिए, सामान को पूरा केयरफुली देखे, वो अपना चेक कर ले, उसके पर्पस को अगर वो सॉर्ट आउट करता है, अगर उसके पर्पस को सूट करता है तो वो ले ले, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है उसको लेने के लिए, वो अपना कोई दूसरा चॉइस कर लेगा। तो इसलिए ये आपके क्वालिटी वो मैच करेगा या वो फिटनेस मैच करेगा जो कि आप ढूंढ रहे हो या नहीं,
वो हम नहीं कह सकते, इसलिए देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग दिस। बट यस, अगर कोई यूसेज है ट्रेड का, यूसेज माने आपके ट्रेंड है ना, यूसेज मतलब जैसे बाजार में आपकी प्रैक्टिस है कि इस पर्पस के लिए तो ये यूज होता ही होता है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपके लिए वो इम्प्लाइड कंडीशन बन जाता है। बाकी नॉर्मली लेट द बायर बीवेयर है, उसमें हम जाएंगे, कुछ एक्सेप्शंस उसके लेंगे, एंड देन आपके लेट द बायर बीवेयर का मतलब होता है कि बायर जिम्मेदार है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, और उसके एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि सेलर जिम्मेदार होगा। बट उससे पहले हम हमें इम्प्लाइड वारंटी भी पढ़नी है। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब है कि इनका ब्रीच होने पर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ मुआवजा मांगा जा सकता है। तो व्हाट आर दे? अनडिस्टर्ब पोजीशन, मतलब जो मुझे मिला है उसमें किसी और का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मेरे को पीसफुल पोजीशन मिलेगा, दैट इज इम्प्लाइड वारंटी। देन डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर, अगर प्रोडक्ट बाई नेचर डेंजरस है तो उसको डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी जो है वो सेलर की है। अगर वो नहीं करता है और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, देन उसका मुआवजा फिर सेलर को देना पड़ेगा, हम केस कर सकते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनक्यूम्ब्रेंसेस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनक्यूम्ब्रेंसेस। एनक्यूम्ब्रेंस माने कि थर्ड पार्टी के आ, अ, के फेवर में कोई राइट इस गुड्स में नहीं है। दीज गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ राइट इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। इट इज, आई एम गोइंग टू गेट द एब्सोल्यूट राइट ओवर दिस इज इम्प्लाइड। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मगर मगर ऐसा नहीं होता है तो फिर डैमेजेस के लिए जा सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लास्टली वंस अगेन द सेम सेक्शन 16, दैट इज क्वालिटी फिटनेस। ओके, कि नॉर्मली कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मली कोई वारंटी इम्प्लाइड वारंटी नहीं है, बट यस यूसेज ऑफ ट्रेड एज आई मेंशन वो आपके जो है इम्प्लाइड होता है, दैट जो बाजार में उसका यूज है, जो इन प्रैक्टिस यूज है, वो उसके लिए आपके जो है फिट होना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति के पर्पस के लिए फिट होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते ना, समझ रहे हैं? तो अगर मैं एक कार खरीदता हूँ और वो कार मैं आपके मेट्रो में चलाऊंगा यानी कि दिल्ली में चलाऊंगा, एक बात है, वो कार मैं हिली एरिया में चलाऊंगा, अलग बात है। सो हाउ कैन आई से दैट दिस इज गोइंग टू फिट द पर्पस ऑफ बोथ द कस्टमर? दे हैव टू मेक देयर चॉइसेस। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, बट देन अगर कोई कार है लेट अस से, और वो कार जो है वो कार्गो कार है, यानी जिसमें हम सामान ढोते हैं, है ना, वो वाली कॉमर्शियल है, तो एटलीस्ट उसमें स्पेस होना चाहिए, वो कॉमर्शियल नेचर की होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यूसेज ऑफ ट्रेड तो यही है ना कि भाई ये वाली कार सीडान है, ये वाली कार एसयूवी है, ये वाली कार आपके कार्गो गुड्स वाली है ना, ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल में यूज होती है, तो उसके हिसाब से जो यूसेज होता है ट्रेड का वो उस पर्पज को सॉल्व करती होनी चाहिए। कभी कभी कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाता है, कंडीशन वारंटी बन जाती है, कब बन जाती है? अगर उसका ब्रीच होता है और बायर उसको वेव कर देता है, या बायर खुद ही वेव तो नहीं करता बट उसको वारंटी ट्रीट करता है, अगर उसको सेवर नहीं किया जा सकता, एंड इट इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ, लॉ मेकर ने उसको एक्सक्यूज किया है। Now last part of this chapter is the caveat emptor. Caveat emptor कह रहा है कि भाई पर्पस आपका क्या है वो आप देखो, आपको सूट करता है आप ले लो, आप रीजनेबली उसका इंस्पेक्शन कर लो, चेक कर लो, लेट द बायर बी वेयर, इट इज नॉट द सेलर टू मेक द चॉइस, है ना, मैं आपको माल जबरदस्ती नहीं बेच सकता, आपको सूटेबल लगता है आप ले लो, नहीं लगता है कोई बात नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइसेस। बट there are exception to this. Let the buyer beware, caveat emptor, buyer is responsible, but sometime buyer is not responsible, seller will be responsible। ऐसा कब होगा? ओके, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, इसमें तीन बातें हैं। अगर कोई बायर अपना पर्पस बता देता है, अगर कोई बायर जो है उस सेलर के ऊपर रिलाई करता है, उसकी स्किल के ऊपर कि वो डिसाइड कर ले कि मेरे पर्पस के लिए सूट करता है नहीं करता है, और गुड्स में आपके सेलर डील करता है, तो फिर आपके सेलर की जिम्मेदारी है कि वो उसी पर्पस के, उसके पर्पस को सूट करने वाले, रीजनेबली सूट करने वाले गुड्स उसको देगा, अदरवाइज सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, इसमें इसमें केस का नाम याद रखेंगे, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। अगर गर्म बोतल वो आपके चाहिए तो होता है, उससे गर्म पानी के लिए बस्ट हो जाती है तो फिर नुकसान हो जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, राइट? देन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अब ये जो है ये सारे वही है जो इम्प्लाइड कंडीशन है।
इम्प्लाइड कंडीशन में सेलर के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये सब करेगा, डिस्क्रिप्शन वाला ही देगा, मर्केंटेबल क्वालिटी वाला ही देगा, सैंपल से मैच करने वाला ही देगा, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है तो दोनों से मैच करने वाला देगा, ट्रेड यूसेज अगर अटैच्ड है तो उससे मिल उस उसके लिए देगा, उसके लिए फिट हो ऐसा देगा। एंड खुद आपके कुछ भी एक्टिवली कंसील करता है तो ये तो लास्ट पॉइंट अलग है, तो फिर ऑब्वियसली फ्रॉड है एक तरीके से, जानबूझ कर जो है चीजें छुपा लेता है, तो सेलर जिम्मेदार होगा। ओके, तो ये सारे के सारे वो चीजें हैं जिसमें अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैविएट एम्प्टर का जो एक्सेप्शन है, अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाई होने पर भी वो आपके रीजनेबल फिटनेस नहीं हुए उन गुड्स की, सेलर रिस्पॉन्सिबल है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते सेलर रिस्पॉन्सिबल है, मर्केंटेबल नहीं है सेलर रिस्पॉन्सिबल है, सैंपल से मैच नहीं करता, एंड पांचवे में सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच नहीं करता या किसी एक से मैच नहीं करता, देन ट्रेड यूसेज उसमें अगर आपके फिक्स्ड है, आपके सेलर की जिम्मेदारी है, अगर वो खुद एक्टिवली कंसील करता है डिफेक्ट्स, सेलर की जिम्मेदारी है, बायर की जिम्मेदारी नहीं। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस सेकंड चैप्टर, कंडीशंस एंड वारंटीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके 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 ओके, चलिए मिलते हैं, अगले चैप्टर अभी बाकी है उसको करना है।